नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत गद्य 2 लेकर मियां नसरुद्दीन आज पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। इस पाठ के रचनाकार हैं कृष्णा सोबती जी। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ। यह चित्र कृष्णा सोबती जी का है, जिनका जन्म सन 1925 गुजरात में एवं मृत्यु 25 जनवरी 2019 में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, यह पाने वाली कृष्णा सोबती जी 93 वर्ष की उम्र में 2019 25 जनवरी को इनका निधन हुआ था। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली 11वीं रचनाकार थी। इससे पहले मलयालम के लेखक जी शंकर कुरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले एवं सुमित्रा नंदन पंत जी हिंदी के अंतर्गत ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले रचनाकार थे। कृष्णा सोबती जी की लेखन की मुख्य विशेषता यह है कि इन्होंने स्त्री मन की गांठ खोलने वाली अर्थात स्त्रियों की मन की भावनाओं को पहचानने वाली रचनाकार के रूप में अपनी रचनाएं लिखी हैं। साथ ही स्त्री की अस्मिता, स्त्री की इज्जत, स्त्री की मर्यादा आदि को इन्होंने निर्भीकता एवं खुलेपन से अपने रचना कर्म में प्रस्तुत किया। साथ ही इन्होंने अपने उपन्यास एवं कहानियों के चरित्र अपने पिछले चरित्र से बिल्कुल भिन्न रखे हैं। इनकी रचनाओं में किसी प्रकार का दोहराव नहीं पाया जाता है। साथ ही इन्होंने हिंदी की कथा भाषा को विलक्षण ताजगी प्रदान की। इसका अर्थ यह है कि इन्होंने हिंदी के अंतर्गत नए नए शब्दों का समावेश किया। तो आइए देखते हैं इनकी रचनाएं। इनके द्वारा लिखित रचनाएं सिक्का बदल गया, बदली बरस गई, जिंदगी नामा, बादलों के घेरे, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, यारों के पार तीन पहाड़, सूरजमुखी अंधेरे के, सोबती एक सोहबत इत्यादि हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980 में प्राप्त हुआ, शिरोमणि पुरस्कार 1981, हिंदी अकादमी पुरस्कार 1982, शलाका पुरस्कार 2000 एवं 2001 और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में प्राप्त हुआ। इनकी भाषा शैली की विशेषता है कि इनकी भाषा शैली साफ सुथरी रचनात्मक पाई जाती है। साथ ही इनकी भाषा शैली में संयमित लेखन होता है, अर्थात अनावश्यक दीर्घपन नहीं, लंबापन पाया नहीं जाता है। साथ ही इनकी हिंदी भाषा के अतिरिक्त इसमें संस्कृत निष्ठ भाषावली, उर्दू शब्दों का प्रयोग, पंजाबी की जिंदा दिली अर्थात पंजाबी शब्दों की तरोताज़गी पाई जाती है। साथ ही इन्होंने अपनी रचनाओं में स्त्री मन की भावनाओं को बहुत ही खुले रूप में प्रस्तुत किया है। चलिए पाठ के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। पाठ के अंतर्गत जो बताया गया है कि आधुनिक हिंदी की सुविख्यात कथा लेखिका कृष्णा सोबती जी ने यह पाठ अपनी रचना हम हशमत गद्य संग्रह से संकलित मियां नसरुद्दीन एक भाग लेकर बड़ा ही सजीव और मनोरंजक रेखा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, अर्थात अपनी पुरानी यादों को शब्दों के द्वारा उकेरा है। इसमें लेखिका ने पुरानी पीढ़ी के मियां नसरुद्दीन, जो कि एक नानबाई है, कुशल नानबाई अर्थात 56 प्रकार की रोटियों को पकाने में पारंगत, उनके स्वभाव की विशेषताओं को यहाँ पर बड़ी रोचकता और साफ सुथरेपन से उभारा है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ। साहबो उस दिन अपना मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ इनके मसीही अंदाज का। लेखिका बताती है कि यदि उस दिन हम मटिया महल अर्थात एक जामा मस्जिद के पास का एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में, उस मोहल्ले में से यदि लेखिका नहीं गुजरती तो राजनीति, साहित्य और कला में हजारों हजार मसीह अर्थात ऐसे हजारों लोग जो है पारंगत हैं, कुशल कारीगर जो हैं, कुशल कलाकार जो इस क्षेत्रों में हैं, उनमें नानबाइयों के मसीहा अर्थात नानबाई अर्थात 56 प्रकार की रोटियों को बनाने के मसीहा अर्थात कलाकार मियां नसरुद्दीन से वे मुलाकात नहीं कर पाती और उनके एक अलग ही प्रकार का अंदाज का आनंद वे नहीं उठा पाती। एक दिन दोपहरी को लेखिका जामा मस्जिद के मोहल्ले से गुजरी और वहाँ पर एक अंधेरी और मामूली सी दुकान देखकर उन्हें यह प्रतीत हुआ मानो यहाँ पर सेवइयाँ तैयार होती होंगी। लेकिन पूछने पर उन्हें यह पता चला कि यह खानदानी नानबाई अर्थात खानदानी रूप से जो नानबाई 56 प्रकार की रोटियों को बनाने में जो पारंगत व्यक्ति मियां नसरुद्दीन हैं, उनकी खानदानी दुकान है यह, और मियां मशहूर हैं 56 प्रकार की रोटियों को बनाने के लिए। तो ये बताया है कि मियां नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियों को बनाने में पारंगत हैं।
जब उन्होंने अंदर दुकान में झांका तो चारपाई पर बैठे मियाँ जी बीड़ी का मजा ले रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा ये मियाँ नसरुद्दीन की स्वभावगत विशेषताओं को, चारित्रिक विशेषताओं को दर्शाता है कि उनके चेहरे पर मौसमों की मार मरता अर्थात जीवन के अनुभव साफ दिखाई देते थे। आंखों में काइया भोलापन, आंखों में चतुराई और पेशानी अर्थात माथे पर उन्हें कारीगर के तेवर अर्थात एक अलग ही अंदाज, एक कारीगर होने के, कलाकार होने के एक अलग ही आनंद का अंदाज का रूप दिखाई देता था। हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। लेखिका को ग्राहक समझकर मियाँ ने कहा, फरमाइए। झिझक से लेखिका ने कहा, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज अर्थात जिसके अंडर में, जिसके नीचे 5000 सैनिक कार्य करते, इस अंदाज में अर्थात एक रुतबे के साथ सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। उन्होंने यह पूछा कि आपको क्या पूछना चाहते हैं, यह बताइए। फिर घूर कर देखा और फिर उन्होंने आगे पूछा, कहीं आप अखबार नविश तो नहीं। अखबार नविश अर्थात पत्रकार। मियाँ नसरुद्दीन अखबार वालों को बिल्कुल भी, पत्रकारों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि तो खोजियों की खुराफात है, अर्थात खोज करते हैं, खबरों की खोज करते हैं, उनकी चालाकी है। अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले जो लोग होते हैं वो समाज के लिए व्यर्थ हैं, समाज के लिए वे हितकारी नहीं हैं। वे केवल खबरों को नमक मिर्च लगाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक आम आदमी को इससे क्या काम है। खैर, उन्होंने यह कहा कि यहाँ आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। तो हमने पूछा कि किस्म किस्म की रोटियां अर्थात अलग अलग प्रकार की रोटियां बनाने का इल्म आपको कहाँ से हुआ। इल्म अर्थात अनुभव, इस प्रकार का अनुभव आपको कहाँ से हुआ। तो मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों की पुतलियों को, आँखों के कंचे अर्थात आँखों की पुतलियों को घुमाते हुए कहा, क्या मतलब। पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा, अर्थात इस प्रकार के कार्य को सीखने के लिए मुझे कहीं और जाने की आवश्यकता है क्या। नगीना साज अर्थात जो मोतियों को, हीरे मोतियों को जड़ने का कार्य करते हैं। आईना साज जो दर्पण बनाते हैं। मीना साज जो कि सोने चांदी की जवाहरात बनाते हैं। रफूगर रंगरेज अर्थात जो कपड़े को रंगने का कार्य करते हैं। या तंबू तंबोली अर्थात जो पान बनाते हैं। इस प्रकार किसी के पास जाने की आवश्यकता है क्या। फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि यह तो हमारा खानदानी पेशा है, पूर्वजों का पेशा है। और इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद मतलब पिता, अपने पिता से सीखा है। और उन्होंने जो कुछ भी सिखाया है उसे हमने पेशे के रूप में अपना लिया है, इसलिए हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उड़ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। उन्होंने कहा कि अपने बाप दादा के पूर्वजों का यह हुनर था और यही हमने उनसे सीखा और उनकी मृत्यु हो जाने पर हमने उन्हें, उनके पेशे को अपना लिया। आपके वालिद मतलब पिता। उन्होंने पूछा, लेखिका ने पूछा, आपके पिता मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई, वे पुरानी यादों में गुम हो गए और ऐसा लगा मानो उनके आंखों के सामने उनके वालिद का चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे, मियाँ बरकत शाही नानबाई। उन्होंने अपने वालिद का परिचय दिया कि मियाँ बरकत शाही नानबाई, गढ़ैया वाले के नाम से उनके वालिद, उनके पिता मशहूर थे और उनके दादा साहब भी यही काम करते थे। उनका नाम था आला नानबाई मियाँ कल्लन। इस प्रकार से उनके दादा और पिता के द्वारा दिया गया हुनर उन्होंने पेशे के रूप में अपनाया है। आपको इन दोनों में से किसी ने कोई सीख जरूर दी होगी। तो मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं कि सीख काहे की, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं आता। उनका मानना है कि कोई भी काम करने से सीखा जाता है, कि केवल नसीहतों से नहीं सीखा जाता। वज़ा फरमाया मतलब ठीक फरमाया। लेखिका बताती है कि हाँ, आप सही कहते हैं, परंतु यह तो बताइए कि आपने पहली बार जब भट्टी में पहली रोटी सेकी होगी तब आपके वालिद ने कुछ ना कुछ तो सीख ज़रूर दी होगी। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी से बीड़ी के 2-3 कश खत्म किए और फिर गला साफ करके बोले, अगर आपको कहलवाना ही है तो देते हैं कि जब बच्चा उस्ताद के यहाँ जाता है, जब शिष्य अपने गुरु के पास जाता है तो उस्ताद उसे जैसे पढ़ाता है, जैसे सिखाता है, उस्ताद कहता है अलिफ तो शिष्य कहता है अलिफ, बे कहता है उस्ताद तो शिष्य कहता है बे, और उस्ताद यदि जीम कहते हैं तो शिष्य कहता है जीम। इस प्रकार से फारसी शब्दावली यहाँ प्रयोग की गई है कि उस्ताद अर्थात गुरु जो सिखाता है वही शिष्य सीखता है।
और जब उस्ताद जोर से एक हाथ सिर पर मारता है तो शागिर्द, शागिर्द का अर्थ होता है, उर्दू शब्द है शागिर्द मतलब शिष्य, उन्नति की राह पर चढ़ता है। उसी प्रकार से हमारे वालिद से भी हमें अनुशासित शिक्षा मिली है। और इस प्रकार से उन्होंने बात को बीच में छोड़ते हुए जो रास्ते पर मीर साहब जा रहे थे उनसे उन्हें आवाज़ दी और कहा कि भाई मीर साहब, आप सुबह नहीं आए, क्या हुआ। इस प्रकार से उन्होंने बात को बीच में ही छोड़ दी। तो यहाँ पर उन्होंने इस बात का महत्व बताया है कि किस प्रकार से कोई भी कार्य सीखने से सीखा जाता है, कार्य केवल नसीहतों से नहीं सीखा जाता। तो बच्चों, इस प्रकार से पहला वीडियो हम यहीं तक लेते हैं। अगला वीडियो लेकर मैं पुनः उपस्थित रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।